मेरा नाम रोहन है। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरी उम्र 23 साल है। हमारा परिवार साधारण और मेहनती है। मेरे पिता खेती करते हैं और मेरी माँ घर संभालती है। गांव में हमारा घर बहुत बड़ा था। आंगन में बैठकर पानी पीते समय खुली हवा में मन को शांति मिलती थी। गांव की बातों और लोगों की मेहनत का मजा ही कुछ अलग था। जब मैं मुंबई में पढ़ाई के लिए आया तब मैंने पहली बार गांव छोड़कर इतने बड़े शहर में कदम रखा। मुंबई के पहले दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। इतनी भीड़ मैंने पहले कभी नहीं देखी। लोकल ट्रेन के डब्बे में चढ़ने में मुझे 10 मिनट लग गए। लोगों की धक्का मुक्की, बड़े बड़े इमारतें, सड़क पर का शोर और लगातार दौड़ती हुई लोगों की भीड़ देखकर मुझे मुंबई का असली रूप समझ में आया। मैं मुंबई में एक किराए के कमरे में रह रहा था। वह कमरा एक बिल्डिंग में था। घर मालिक अच्छे थे। उस कमरे में मैं अकेला रहता था। कमरे की खिड़की खोलने पर सिर्फ दूसरी बिल्डिंग की खिड़कियां दिखाई देती थीं और उसी खिड़की से मैंने अपनी भाभी को देखा, जो मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गई। हर रोज सुबह उठकर भाभियों को देखकर मेरा दिन शुरू होता था। सुबह कॉलेज जाना मेरा रोज का काम बन गया था। यहाँ पर मुझे अपने अकेलेपन से लड़ने में बहुत समय लगा। यहाँ मुंबई में लोग अनगिनत होते हुए भी एकाकीपन का एहसास और अधिक होता था। मुंबई की इस हलचल में मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा था, लेकिन नियति ने अचानक एक मोड़ दिया। एक दिन चाचा ने मुझे बुलाया। रोहन, हमें यह कमरा अब अपने मेहमानों के लिए छोड़ना है, ऐसा उन्होंने कहा। मुझे एक क्षण के लिए कुछ समझ नहीं आया। पहली बार ऐसा लगा कि मैं कहीं स्थिर हो गया हूँ, लेकिन अब फिर से नया कमरा खोजने की जरूरत थी। मुंबई जैसे शहर में कमरा खोजना एक कठिन काम था। अगले दिन से ही मैं काम पर लग गया। सुबह कॉलेज और दोपहर को कमरा खोजने के लिए भटकना मेरा रोज का काम बन गया। कभी किसी बिल्डिंग के चौकीदार ने नकार दिया तो कभी किराए की राशि सुनकर मेरे सामने अंधकार छा गया। 2-3 दिनों के खोज के बाद आखिरकार मैंने एक बिल्डिंग में एक कमरा ढूंढ लिया, और ये वही बिल्डिंग थी जहां वह भाभी रह रही थी। कमरा छोटा था, लेकिन मेरे लिए वह बहुत महत्वपूर्ण था। घर की मालकिन का नाम सुनीता था। वह बहुत साधारण थी, लेकिन समय पर किराया देने और कमरे को साफ रखने के लिए वह स्पष्ट थी। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। मुंबई में सर्दी का एहसास इतना नहीं होता, लेकिन वातावरण में थोड़ी ठंडक थी। उसी सर्द हवा में मैं अपने नए किराए के घर में रहने गया। मेरे पास सामान बहुत कम था। मैंने सब कुछ कमरे के एक कोने में रखा और जमीन पर एक गद्दे पर बैठकर सोचता रहा। एक लंबी सांस लेते हुए मैंने नई कमरे में प्रवेश किया। खिड़की खोली और सामने का दृश्य देखकर मेरा मन हल्का हुआ। गांव में जैसे खुला मैदान होता था वैसा कुछ नहीं था, लेकिन सामने गली में खेलते हुए बच्चों को देखकर मुझे अपनापन महसूस हुआ। दिसंबर की ठंडी हवा मुझे गांव की याद दिला रही थी। गांव में सर्दियों की रातें थोड़ी ठंडी होती थीं, जब हम आंगन में बैठकर शेखी के चारों ओर गपशप करते थे। लेकिन यहाँ मुंबई में सब कुछ अलग था। एकाकी और मेरे संघर्ष का प्रतिबिंब। पहली रात में शांत सोया। कमरा नया था, लेकिन इस नई शुरुआत की खुशी थी। मैंने मन में तय किया कि अब से संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, हार मानना नहीं है। पढ़ाई पूरी करनी है और गांव के लोगों को दिखाना है कि हालात चाहे कितने भी खराब हों, सपने पूरे किए जा सकते हैं। मुंबई में जीवन एक नए चरण में आ गया था। अब मेरी संघर्ष की कहानी को एक नई दिशा मिल गई थी। एक दिन अचानक बिजली का बहुत बड़ा समस्या हो गया। शाम को कॉलेज से थककर लौटते वक्त मुझे मीठा खाने का मन हुआ, इसलिए मैंने कुछ दिन पहले खरीदी गई आइसक्रीम फ्रिज से निकाली। लेकिन देखा कि बिजली नहीं है और आइसक्रीम पिघल गई है। मैंने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन बिजली नहीं आई। फिर मैंने अपने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक कोमल आवाज आई, कौन है? मैंने कहा, मैं आपका नया पड़ोसी हूँ। उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे एक सटीक धक्का लगा, क्योंकि सामने वही भाभी थी जिन्हें मैंने खिड़की से देखा था। मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा, भाभी, मेरे घर में बिजली नहीं है, क्या आपके पास है? उन्होंने कहा, हाँ, हमारी बिजली है। शायद आपके मीटर में कोई समस्या है। आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर चेक करवा लो। मैंने कहा, बिल्कुल भाभी, लेकिन मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ। भाभी ने कहा, हाँ, बोलो। मैंने उन्हें अपनी स्थिति समझाई और कहा, भाभी, मुझे आइसक्रीम को फ्रिज में रखने की जरूरत थी। क्या आप अपने फ्रिज में रख सकती हैं? मैंने थोड़ा शर्माते हुए पूछा। उन्होंने हंसते हुए कहा, कोई चिंता मत करो, रख देती हूँ। बिजली आएगी तो तुम वापस ले जाना। भाभी के इस सरल और सहज जवाब ने मेरा मन हल्का कर दिया। आइसक्रीम भाभी के फ्रिज में रखने से मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब बिजली की समस्या को हल करना जरूरी था। मैंने नीचे जाकर एक व्यक्ति से पूछा। उसने कहा, आपके घर का मैन फ्यूज उड़ गया होगा। यहाँ बिजली की समस्या अक्सर होती है। उस व्यक्ति ने मुझे सलाह दी, आप तुरंत इलेक्ट्रिशियन को बुला लीजिए, नहीं तो रात में बहुत परेशानी होगी। मैंने तुरंत उस व्यक्ति के सलाह के अनुसार चौकीदार से इलेक्ट्रिशियन का नंबर लिया और उसे फोन किया। इलेक्ट्रिशियन ने कहा कि वह बहुत व्यस्त है, लेकिन 10 मिनट में पहुंच जाएगा। लेकिन उसे आने में आधा घंटा लगा।
इस बीच मैंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क की दुकानों पर लाइट्स जले हुए थे और बिल्डिंग में कुछ लोगों ने कंदील जला रखे थे। उस पल में मुझे गांव का वह अंधेरा याद आया, जहां जब बिजली जाती थी तो हम कंदील की रोशनी में समय बिताते थे। आखिरकार वह आया। उसका नाम अशोक था और वह अनुभवी लग रहा था। उसने जांच शुरू की और बताया कि फ्यूज में थोड़ी समस्या थी। उसने कहा, आपके कमरे की वायरिंग थोड़ी पुरानी है, लेकिन अब मैं इसे ठीक कर दूंगा। अशोक ने फ्यूज ठीक किया और कुछ ही पल में कमरे में रोशनी फैल गई। जैसे ही बिजली आई, कमरे का रूप बदल गया। मैंने राहत की सांस ली और अशोक को धन्यवाद कहा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि काम खत्म हो गया और जाते जाते कहा, अगर कोई समस्या हो तो मुझे फिर से कॉल कर लेना। उस रात मैं कमरे में शांत बैठकर सोच रहा था। एक छोटी सी समस्या ने कितना हलचल मचा दिया, लेकिन उसे सुलझाने के दौरान मुझे पड़ोसियों से मिलन हुआ और लोगों की मदद की अहमियत समझ में आई। मुंबई ऐसा है, यहाँ हर पल नया सबक सिखाता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं तुरंत भाभी के पास गया। दरवाजा खटखटाने पर वे हंसते हुए बाहर आईं। अरे, आइसक्रीम की याद आई लगती है। ऐसा कहते हुए उन्होंने मुझे डिब्बा दिया। मुझे उस पल में भाभी से और जान पहचान करने की इच्छा हुई। वह हमेशा मदद करती थी और हंसती खेलती लगती थी। मैंने कहा, भाभी, आइसक्रीम तो मेरी है, लेकिन आप भी थोड़ा लें। अकेले खाना मुझे ठीक नहीं लगता। मैंने थोड़ा शर्माते हुए और आग्रह करते हुए कहा। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे, तुम्हारा आमंत्रण है तो क्यों नहीं, लेकिन चलो, हम यहाँ मेरे घर पर बैठकर खाते हैं। मैंने उनके निमंत्रण को स्वीकार किया। जब मैं उनके घर में गया तो मैंने देखा कि उनका घर बहुत व्यवस्थित और खूबसूरती से सजाया हुआ था। हम दोनों सोफे पर बैठकर आइसक्रीम खाने लगे। बात करते करते मुझे पता चला कि उनका नाम सुनीता है और वे एक गृहिणी हैं। उनका पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन वे अभी स्कूल के लिए गई हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारा गांव कहाँ है? मैंने कहा, बीड़ जिले का एक छोटा सा गांव। मैं यहाँ पढ़ाई के लिए आया हूँ और संघर्ष कर रहा हूँ। उन्होंने मेरी बात सुनकर कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बहुत कुछ हासिल करोगे। मुंबई में अकेले रहना आसान नहीं है। उनका विश्वास सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी बातचीत में ऐसा लगता था जैसे मैं किसी अपने के साथ हूँ। हमने हंसते खेलते आइसक्रीम खत्म की। वह रात के साधारण लेकिन खास पल थे। अब भाभी के साथ मेरी अच्छी पहचान हो गई थी। मुझे मुंबई में अकेलापन महसूस होता था, लेकिन उस एक छोटे से मीठे पल ने मेरे दिन को खुशियों से भर दिया। भाभी से मेरी पहली मुलाकात साधारण थी, लेकिन इसके बाद हमारी पहचान धीरे धीरे गहरी होती गई। हर बार मुलाकात होती, हम थोड़ी गपशप करते। उनके सहज और खुले स्वभाव ने मेरे मुंबई के अकेलेपन को कुछ हद तक कम कर दिया। वे हमेशा मेरी खबर लिया करती, कॉलेज में कैसे चल रहा है, खाना पीना ठीक है ना, अगर कोई मदद चाहिए हो तो बेझिझक बताना। इन साधारण शब्दों में मुझे अपनापन मिल जाता था। कभी कभी जब मैं उनके घर जाता तो चाय और पराठे खाने का मौका मिलता। वे बहुत अच्छा चाय बनाती थीं। उनकी बातों से पता चला कि उन्हें खाना बनाने में रुचि है और वे हमेशा नए नए व्यंजन बनाकर देखने की कोशिश करती हैं। एक शाम मैंने भैया से भी पहचान बनाई। वह भी बहुत शांत और मित्रवत स्वभाव के थे। भाभी ने मेरा परिचय देते हुए कहा, रोहन, यह विनय है, मेरा पति। यह काम में बहुत व्यस्त रहता है, लेकिन जब मौका मिलता है तो बहुत बातें करता है। भैया ने हंसते हुए हाथ आगे बढ़ाया और मेरा स्वागत किया। उनकी स्वभाव के कारण उनके घर में आना जाना बहुत सहज हो गया। धीरे धीरे यह पहचान दोस्ती में बदल गई। भाभी मेरी समस्याएं समझकर मुझे सलाह देती थी और कभी कभी मेरी शरारतों पर भी हंसने का मौका देती थी। एक बार मुझे कॉलेज के असाइनमेंट के लिए किताबों की जरूरत थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि कहां से हासिल करूं। उस समय भाभी ने तुरंत भैया से कहा, रोहन को तुम्हारे जानने वाले दुकान का पता बताओ। यह उनके मदद करने के सुझाव की वजह से मेरे लिए बहुत आसान हो गया। इस दोस्ती ने मेरे जीवन में एक नया सहारा बना दिया। मुंबई में जहां हर कोई अपने जीवन में व्यस्त होता है, वहां भाभी जैसे लोग मुझे बहुत कुछ सिखा रहे थे। इंसानियत, अपनापन और रिश्तों की छोटी छोटी बुनाई का महत्व। धीरे धीरे मुझे भाभी के जीवन के बारे में और जानकारी मिली। उनकी बातों से पता चला कि उनका पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और उनका काम मुंबई के बाहर के शहर में होता है। विनय महीने में 1 या 2 बार ही घर आते थे। बाकी समय वे अपने काम में व्यस्त रहते थे। एक बार चाय पीते हुए भाभी ने कहा, विनय का काम बहुत व्यस्त है। कभी कभी ऐसा लगता है कि उसे यहाँ पास में कुछ काम करना चाहिए था, लेकिन उसके करियर और जिम्मेदारियों को छोड़कर यहाँ रहना आसान नहीं है। उनकी आंखों में एक हल्का सा अकेलेपन का भाव मुझे महसूस हुआ। उनकी इस स्थिति को समझते हुए मैंने कहा, भाभी, आप बेहद धैर्य के साथ सब कुछ संभालती हैं। घर, बच्चे और खुद का अकेलापन, सब कुछ बहुत व्यवस्थित है। वह मुस्कुराई और बोली, रोहन, महिलाएं बहुत सारी बातें अपने मन में छुपाकर जीती हैं। जब बच्चे साथ होते हैं तो वक्त कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता, लेकिन कभी कभी अकेलापन भी महसूस होता है।
उनकी बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। चाहे विनय का काम कितना भी व्यस्त क्यों न हो, भाभी ने कभी भी अपने जीवन के चक्र को थमने नहीं दिया। वह हमेशा मुस्कुराती और अपने अकेलेपन को कभी खुलकर व्यक्त नहीं करती, लेकिन उन्हें समझने वाले किसी को भी यह एहसास होता कि वे बहुत कुछ सहन कर रही थी। भाभी का यह जीवन धीरे धीरे मेरे सामने खुल रहा था। 31 दिसंबर का दिन था और इमारत में नए साल की पार्टी की तैयारियां चल रही थीं। सभी स्थानों को खूबसूरती से सजाया गया था और शानदार म्यूजिक की धुनें सभी के कानों में गूंज रही थीं। बिल्डिंग के लोगों में जबरदस्त उत्साह था और मैंने भी इस पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। मैंने सोचा कि भाभी को भी साथ ले जाऊं, क्योंकि उन्हें ऐसे खुशियों के क्षणों की जरूरत थी। मैंने भाभी से पूछा, भाभी क्या आप पार्टी में आने वाली हैं? उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ जरूर, चलो तुम्हारे साथ चलती हूँ, थोड़ा बघूंगी। थोड़ी ही देर में वे तैयार होकर मेरे घर आईं। वे लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत दिख रही थीं और उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। साड़ी, गहने और हल्का मेकअप सब उनके व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बना रहा था। देखकर मैं बोला, भाभी आप बहुत सुंदर लग रही हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों बच्चे छुट्टियों में गांव गए हैं तो आज खुद के लिए थोड़ा समय निकालना अच्छा लगा। हम पार्टी के लिए निकले। इमारत के सामने के बड़े हॉल में लोग इकट्ठा हो रहे थे। गाने शुरू हो चुके थे और चारों ओर खुशी का माहौल फैल गया। भाभी मेरे साथ बात कर रही थी और हम पार्टी में होने वाली चर्चाओं का हिस्सा बन गए थे। लोगों के हंसते हुए चेहरों और खुशी की लहरों ने वहां एक अनोखी जादू बना दी थी। जब हम पार्टी का आनंद ले रहे थे तो भाभी के चेहरे पर एक नई चमक दिखाई दे रही थी। उस उत्साही वातावरण ने उनके व्यक्तित्व में जैसे नया जीवन भर दिया था। मुझे उनके आंखों में एक मीठा आत्मविश्वास दिख रहा था। विनय दूसरे शहर में काम कर रहे थे, इसलिए पार्टी में शामिल नहीं हो पाएंगे। भाभी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है विनय आज नहीं आ रहे हैं, इसलिए आज का दिन और पार्टी खास मजेदार होगी। उनकी उत्साही भावना और चेहरे पर की खुशी देखकर मेरा मन कौतुक से भर गया। पार्टी का माहौल और भी रोचक हो गया और लोग नाचने लगे। हैरानी की बात यह थी कि भाभी भी नाचने के लिए खड़ी हो गईं। उन्हें नाचते देख मुझे सच में आश्चर्य हुआ। वह बिल्कुल सहजता और आत्मविश्वास से नाच रही थीं। उनके चारों ओर लोगों को भी उनके नृत्य का आनंद आ रहा था। जब लोग नाचते हुए थे तो धीरे धीरे सबका ध्यान भाभी की ओर चला गया। उनके नृत्य में एक ऐसी आकर्षकता थी कि हर एक मूवमेंट लोगों का ध्यान खींच रहा था। उस पल में भाभी के वावरण में एक अलग जीवंतता और खुशी का एहसास हो रहा था। वह केवल नाच नहीं रही थी, वे उस क्षण का हर सांस ले रही थी। मैंने कहा, भाभी आप सच में शानदार नाचती हैं। उस रात भाभी के नृत्य और उत्साही व्यवहार ने पार्टी का माहौल को संजीवनी दी। उनके चेहरे की चमक, उनकी स्वतंत्रता और उनकी आंखों का आत्मविश्वास पूरे पार्टी में जैसे एक नई ऊर्जा भर रहा था। हम दोनों उस पार्टी के लम्हों को दिल से जी रहे थे। भाभी के चेहरे की चमक और उस रात का आनंद मेरे यादों के खजाने में हमेशा के लिए अंकित हो गया। रात को 12 बजे नए साल का स्वागत करने के लिए सभी ने मिलकर एक केक काटा। बातों, हंसते चेहरों की खुशी और शुभकामनाओं की बौछार ने पूरा माहौल भरा हुआ था। सभी ने मिलकर केक खाया और फिर खाने की टेबल पर बैठकर खुशी खुशी बातें शुरू की। भाभी और मैंने इस गहमगहमी से थोड़ी दूरी बनाकर बात कर रहे थे। हमारा संवाद सिर्फ साधारण नहीं बल्कि बहुत गहरा और अर्थपूर्ण हो रहा था। उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाएं, सुख दुख की कहानियां सुनकर मैं उनके साथ और भी जुड़ता चला गया। जब वे कोई याद बताती या कोई मजेदार किस्सा साझा करती, मुझे ऐसा लगता जैसे हम बहुत पुराने और करीबी दोस्त हैं। तभी भाभी ने मेरी ओर मुड़कर शांत और गंभीर स्वर में कहा, रोहन मुझे तुमसे कुछ अलग बात करनी है। मैं थोड़ा चिंतित होकर बोला, क्या हुआ भाभी? उन्होंने कहा, क्या तुम मेरे घर आओगे? तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जब उन्होंने मुस्कुराकर कहा तो एक पल के लिए मेरे मन में गड़बड़ हुई। रात काफी हो चुकी थी और मुझे वापस घर जाना था, लेकिन भाभी का आमंत्रण बहुत निस्वार्थ और प्रेम भरा लगा। गिफ्ट है? सुनकर मैं उत्साहित हो गया और उनके इस आग्रह को ठुकरा नहीं सका। हम धीरे धीरे उनके घर पहुंचे। जब मैं उनके घर पहुंचा तो मैंने पूछा, भाभी मेरा गिफ्ट कहाँ है? उन्होंने कहा, थोड़ा रुको, धीरज रखो, और मेरे गाल पर हल्का सा हाथ फेरा। फिर मुझे गले लगा लिया। मैंने पूछा, भाभी भैया आएंगे? उन्होंने कहा, उनका फोन आया था, वो सुबह ही आएंगे। फिर भाभी बोली, यहाँ जगह कम है, चलो दूसरे कमरे में चलते हैं। मैंने कहा, ठीक है। फिर वे ऐसे बर्ताव करने लगीं जैसे मैं उनका पति हूं। हमने एक दूसरे का साथ दिया जैसे पति पत्नी एक दूसरे का साथ देते हैं। भाभी बोली, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें पता है, आज तुमने मुझे जो आनंद दिया है वो मुझे आज तक मेरे पति से नहीं मिला। अब से मैं तुम्हारी हूं, तुम कभी भी मुझसे मिलने आ सकते हो। मैंने कहा, ठीक है भाभी, लेकिन आपको भी मेरी सारी बातें माननी होंगी। उन्होंने कहा, जो तुम कहोगे वो मैं मानूंगी। आज से मैं तुम्हारी गुलाम हूं। इसके बाद रात लगभग 3 बजे तक
हमें हल्की फुल्की बातचीत करते हुए सो गए। सुबह जब मैंने करीब 7 बजे आंखें खोली तो भाभी कमरे में नहीं थी। जब मैंने रसोई में जाकर देखा तो वे चाय बना रही थी। उन्होंने कहा, अब तुम्हें यहां से जाना होगा, तुम्हारे भैया कभी भी आ सकते हैं, उनका फोन आया था। मैंने अपनी स्थिति को संभालते हुए चाय पी और अपने कमरे में वापस लौट आया। उस दिन के बाद जैसे मेरा जीवन बदल गया। जब भैया घर पर नहीं होते थे तो मैं भाभी के साथ रहते हुए उन्हें अपनी छांव की तरह समझता। हम दोनों खूब गप्पे मारते और मजे करते रहते। इस दौरान मैं विचार कर रहा था कि चाहे हम कहीं भी हों, रिश्तों में जो गहराई होती है वह उन सुखद क्षणों से जुड़ी होती है जो हम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। यही असली जीवन की शांति